और अभी बच्चे हैं ना क्लास में जिनके हॉलीडेज नहीं पड़े हैं, रेज योर हैंड जिनके हॉलीडेज नहीं पड़े हैं। जगदीश, नीता, गुंजन, लेखराज, आप चारों की नहीं पड़े। रमिता, बाकी सबके हॉलीडेज है। यो मैम। ओके, तो आई अज्यूम आप सभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फिर हम एक काम करते हैं, अब तुम्हारा तो मैं एक ही क्लास में कर लूंगी, अलग से क्यों करना है। तो मैं टाइम टेबल बता सकती हूँ कि तुम कैसे इस मंथ में अपना 11th का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर सकते हो। ठीक है, सबकी नीट की प्रिपरेशन अहेड हो जाएगी। ठीक है, यो मैम। तो कल तो नहीं, मंडे को रखेंगे ये। ठीक है, यो मैम। मंडे को डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज। मैम क्या रखेंगे मंडे को? मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम जिनका भी छुट्टियां चल रही हैं वो कौन सा पार्ट कर सकते हैं 11th ग्रेड का प्रिपेयर बायोलॉजी का फॉर नीट। ठीक है, ओके चलो। सो आज हम लोग करेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एप्लीकेशन तुम्हारा क्लियर हो गया राइट? यो मैम। ठीक है, यो मैम। ओके। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना साथ में। हम स्क्रीन नहीं दिख रही। हम स्क्रीन से नहीं हो रही है। ठीक है, हाथ नीचे कर लो बेटा। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने साथ में। यो मैम। बहुत बढ़िया, चलो। तो अब हम लोग चल रहे हैं डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट नॉलेज के लिए आपके लिखा है, आपको याद दिलाने के लिए कि जो एनसीईआरटी में आपको डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो इक्वल है, बैक्टीरिया का एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है वो थोड़ी सेम होती है प्रोकैरियोट जैसी, पर आपको मेजर डिफरेंस जैसे बताया था वैसे ही याद रखना है, कुछ खास नहीं कॉम्प्लिकेटेड होना, बस इतना याद रखना जितना एनसीईआरटी में उसको ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है जी, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या फर्क है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में लोकेशन का फर्क होता है चीजों की। ठीक है, तो हम यहाँ लोकेशन मेंशन कर रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होती होगी? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है? नो मैम। नो मैम। नहीं, तो सब कुछ न्यूक्लियस नहीं होता तो कहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है? साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। तो जो यूकैरियोटिक, बेटा माइक बंद कर ले, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यहाँ बना रही हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में जहां पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है वहां पर बहुत सारा प्रोटीन भी पड़ा होता है। तो उस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं? उस रीजन को हम बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? मीजोसोम। नहीं बेटा, न्यूक्लियोइड। ठीक है, यो मैम। न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड होता क्या है? ये रीजन है वेयर, लिख लो, वेयर genetic material of prokaryotic cell is present. ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो इस रीजन का नाम है न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अब आते हैं इधर। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होती है? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में होती है इन साइटोप्लाज्म। उसमें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती होगी? न्यूक्लियस तो कहीं है नहीं, तो कहाँ होती होगी? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन उसमें होती नहीं है, जो भी तुमने पढ़ी नहीं है, और ट्रांसलेशन भी उसमें साइटोप्लाज्म में होती है। तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में होता है। एक प्रोसेस है जो उसमें नहीं होता है, वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। देखो पोस्ट मतलब बाद में, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद एक मॉडिफिकेशन का स्टेप होता है जो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। जब तुम ट्रांसक्रिप्शन समझ लोगे तब तुम्हें अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, इसमें होता ही नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी न्यूक्लियस में होती है, और उसके बाद ट्रांसलेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ये रहा नीट के दो क्वेश्चन।
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के ऊपर आएंगे कि प्रोकैरियोटिक में होती है या नहीं, या फिर वो पूछ लेंगे यूकैरियोट में कहाँ होती है और ट्रांसलेशन कहाँ होती है यूकैरियोट में। तो बस यूकैरियोट में ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है, बाकी सब कुछ न्यूक्लियस में होता है। क्लियर? यो मैम। ठीक है, न्यूक्लियोइड वाला पॉइंट लिख लिया? यो मैम। शाबाश, चलो चले। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होती है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होती है, राइट? चलो अब मुझे एक बात बताओ फटाफट से, रेज योर हैंड जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेगा। लेट्स चेक। रमिता, रमिता, ये मैम। ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? तो ए इज डीएनए रेप्लिकेशन। ये ना स्लाइड, अरे मुझे बताना नहीं था, हाथ नीचे कर लो। मुझे तुमसे ये पूछना था कि सेल कौन सा है, मैंने खुद ही बता दिया, सॉरी। कोई ना, ये मैं दोबारा किसी और के साथ खेलूंगी। हाँ करूँ ना, बोलो, डाउट है? नो मैम। कुछ नहीं, मुझे ये बताया था इसमें से बताओ प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा और यूकैरियोटिक। तो ये न्यूक्लियस देख के समझ जाना, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, ठीक है? चलो अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो ये जो मैंने तुम्हें सीक्वेंस लिख रखी है, ये डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये सीक्वेंस दी किसने थी? क्रिक ने दी थी, राइट? और इस प्रोसेस को हम बुलाते क्या है? रेज योर हैंड। सेंट्रल डोग्मा। बेटा हाथ खड़े कर लिया करो प्लीज। सेंट्रल डोग्मा, राइट? सेंट्रल डोग्मा ना। तो अब रेज योर हैंड और बताओ ए में क्या लिखूं, बी में क्या लिखूं और सी में क्या लिखूं। रंजू बताओ बी में क्या लिखूं? मैम सी में। बी 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 फॉर बॉय। मैम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, गुड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट, गुड। प्रिया सी में क्या लिखूं? मैम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, गुड, ट्रांसलेशन। और दीक्षा ए में क्या लिखूं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, गुड। क्लियर है ना सबको? यो मैम। अब तक तो याद ही होगा, इतनी बार कर चुके, राइट? So what is transcription? Transcription is the process of formation of RNA with the help of one strand of DNA. याद रखना कि डीएनए हम पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, ठीक है? तो डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, उनमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड को देखकर आरएनए का स्ट्रैंड बना देना है, ठीक है? इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो याद रखना सिर्फ एक डीएनए का स्ट्रैंड रीड करके आरएनए बनता है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर? तो ये वन स्ट्रैंड जो डीएनए का रीड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल रही हूँ, ठीक है? तो आप आराम से कर सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोटिक सेल अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कुछ चीजों की जरूरत होती है, हमें डीएनए रेप्लिकेशन में जरूरत थी ना कुछ चीजों की। तो रेज योर हैंड और करुणा बताओ, जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ी थी, जो भी तुम्हें याद है बताओ। न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर। हाँ, न्यूक्लियोटाइड चाहिए थे, और बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ही तो आ गए ना बेटा। और सिर्फ करुणा आंसर देगी बीच में टोकू से। और डीएनए रेप्लिकेशन में और कौन से एंजाइम चाहिए थे, याद कर, कुछ तो याद आया। डीएनए पॉलीमरेज, कौन से वाला? 1 2 3 4 5। M1। 1, ठीक है। और चलो अर्चना मदद करो, अब तुम बताओ और किस चीज की जरूरत पड़ी थी? मैम SSBP। SSBP, शाबाश। और ट्रोपो आइसोमियर्स। ट्रोपो आइसोमरेज और RNA प्राइमेज। RNA प्राइमेज, वेरी गुड। चलो रंजू आगे RNA बताओ। प्राइमर। चलो तू ही बता दे, RNA प्राइमर। और बेटा डीएनए के स्ट्रैंड को खोल भी दे, DNA पॉलीमरेज 3। पॉल 3 स्ट्रैंड को खोल भी तो दे, हेलिकेस। हेलिकेस। गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ऑफ वेरी गुड। ठीक है, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ी थी। याद करने का इजी तरीका ये होता है, स्टेप में प्रोसेस याद किया करो। पहले डीएनए को खोला तो हेलिकेस,
उसके बाद उसको स्टेबलाइज किया तो SSBP, फिर प्राइमेस का प्राइमर आया, उसके बाद DNA पॉलीमरेज 3 आया, फिर चीजों को जोड़ने के लिए DNA पॉलीमरेज 1 आया प्राइमर हटाने के लिए, और फिर चीजों को जोड़ने के लिए आया है लाइगेज। तो जब तुम प्रोसेस को सीक्वेंस में याद करोगे ना तो उसके चीजें भी याद हो जाएंगी, ठीक है। यो मैम। उसी तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी प्रोसेस चीजों की जरूरत है। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन इज कंपैरेटिवली इजी, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, आपको एक चाहिए सिग्मा फैक्टर, ठीक है। आपने वो मूवी देखी है सिम्बा? यो मैम। कौन है हीरो उसमें? मैम रणवीर सिंह। तो पूछ रही है बता रही है, ये कैसा पूछ? रणवीर सिंह। हाँ रणवीर सिंह है ना, तो सिम्बा होता है वो, है ना। सिम्बा इज सुपीरियर, वो मदद करता है ना, हेल्पफुल होता है ना, हेल्पफुल होता है ना, पुलिस वाला होता है, हेल्प करता है ना लोगों की, पहले थोड़ा करप्ट होता है बाद में तो ठीक हो जाता है है ना। तो सिम्बा से तुम सिग्मा फैक्टर याद रखना, समथिंग जो हेल्प करेगा प्रोसेस में, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करने में यही हेल्प करेगा, इसी के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद ये किसकी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा इस एंजाइम की। इस एंजाइम का नाम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। देखो पॉलीमरेज मतलब चेन को लंबा करेगा, है ना, चेन को बनाएगा, वर्ड को तोड़ना, ठीक है। RNA पॉलीमरेज मतलब किस चीज की चेन बना रहा है ये, DNA की या RNA की? RNA। हाँ यूरेसिल वाली चेन बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो RNA की चेन बनाएगा ये किसकी मदद से बना रहा है, DNA की मदद, DNA की ठीक है। मदद। तो DNA को रीड करेगा। तो मैंने कहा था ना, देखो एंजाइम का नाम हम ऐसे लिखेंगे RNA पॉलीमरेज, तो ये है मेरा एंजाइम, और ये एंजाइम किसकी मदद से काम कर रहा है, किसको रीड कर रहा है, वो चीज आगे लिखी होगी। तो DNA डिपेंडेंट मतलब को रीड करके बना रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज आएगा, और एक ही टाइप का, तो 1 2 3 4 यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। तो इसको काम करने में मदद करेगा सिग्मा फैक्टर, क्लियर। यो मैम। इसके बाद आता है रो फैक्टर। तो जब कोई रोता है, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, तो उसके आंसू कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, साइड में जाते हैं, नीचे जाते हैं ना। तो हम सिंबल याद रखेंगे कि रो फैक्टर वो है जिसमें ऐसे टीयर बना के वो नीचे जा रहा है, क्लियर। यो मैम। और रो फैक्टर का मतलब रोता है, तो जब ये प्रोसेस बंद होने वाला होगा तो DNA पॉलीमरेज रोने लग जाएगा, ठीक है। तो DNA पॉलीमरेज को मदद करता है रो फैक्टर, थर्ड स्टेप पे आएगा, राइट। और एक और चीज आपको चाहिए, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये क्या होती है अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो 4 चीजें क्लियर है, क्या क्या चाहिए आपको? यो मैम। तो रो फैक्टर हम याद रखेंगे टीयर्स से। चलो आगे चले। यो मैम। ये चारों लिख लिए? यो मैम। मैम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या मतलब है? अभी बताऊंगी, अभी किसी का नहीं बताया ना, अभी बताऊंगी। चलो आगे। यो मैम। ठीक है, चले आगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या मतलब है, देख बेटा। ओके अपना एग्जांपल लेते हैं। तो तुम्हारी बॉडी में पेनक्रियाज है, सब लड़की है ना यहाँ तो, यो मैम। ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं हम सबके पास पेनक्रियाज है, हम में से कोई भी अभी, लकीली हम सबके पास पेनक्रियाज है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो ये हमारी सारी लड़कियां हैं, और लेट्स अज्यूम कि सबके पास पेनक्रियाज है। तो ऐसा कुछ पत्ते की शेप का होता है, ये रहा पेनक्रियाज, ठीक है जी। पेनक्रियाज भी सेल से बना होगा, है ना। यो मैम। उसका सेल बाहर निकाल लेते हैं, यूक्रियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस भी बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे यहाँ स्किन भी है ना, यो स्किन भी सेल से बनी है, तो हम यो स्किन का सेल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। स्किन सेल, स्किन का सेल भी यूक्रियोटिक सेल है, न्यूक्लियस से बना होगा, राइट। न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा, होगा। यो मैम होगा। दोनों में DNA सेम होगा, दोनों में DNA सेम है ना। ध्यान से सुनना, ये बात समझ आएगी बड़े अच्छे तरीके से, ध्यान से सुननी पड़ेगी लेकिन। दोनों में DNA है, ठीक है जी, चलो बढ़िया हो गया। अब मुझे बात बताओ, स्किन का जो कलर है वो क्यों होता है? मेलेनिन की मेलानिन की प्रोडक्शन। तो मेलेनिन की प्रोडक्शन करने के लिए सिग्नल कौन देता होगा सेल को? DNA, हाइपोथैलेमस। है ना। हाँ तो DNA। हाइपोथैलेमस सिग्नल अगर देता है, तो कोई भी पिगमेंट अगर बन रहा है, कुछ भी चीज बन रही है, उसकी सिग्नलिंग कैसे होती है, प्रोटीन से ना।
तो डीएनए के किसी सेगमेंट से एक प्रोटीन बनता होगा जो फाइनली रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेनिन सिक्रीट करने के लिए। उसी तरीके से जो तुम्हारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। यो मैम। इंसुलिन सिक्रीट करना है, इसका सिग्नल कौन देता है? एक सेल है, सेल को इंसुलिन बनाना है, तो यार एक सेल को सिग्नल कौन देता है? सेल के अंदर सेल का ब्रेन कौन होता है? सेल का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वही सिग्नल देता है। यानी कि डीएनए सिग्नल कैसे देता है? उससे बात थोड़ी करता है, प्रोटीन बनाता है ना, यही होता है ना। ये बात समझ आई ना? मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, मेरा सेल कुछ भी कर रहा है, उस सेल के अंदर का न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो उसको सिग्नल दे रहा है। और सिग्नल कैसे दे रहा है? वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्म है ना। अब मेरे को बताओ, ऐसा होता है, देखो डीएनए तो मेरे पेनक्रिया के सेल में भी सेम था और स्किन के सेल में भी सेम था, है ना। कभी ऐसा होता है स्किन के सेल इंसुलिन बनाते हैं? कभी ऐसा होता है कि पेनक्रियास के सेल मेलेनिन बनाने लग जाए? नहीं ना। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पूरा डीएनए है ना, उसके कुछ सेगमेंट होता है। जैसे मान लो एक सेगमेंट हाइपोथेटिकली बना रही हूँ, ये सेगमेंट ए है, तो ये ए सेगमेंट है जो एक्टिवेट होता होगा पेनक्रियाज में और प्रोटीन बनाता होगा, और जिससे फाइनली इंसुलिन सिक्रीशन होती है, ठीक है, सेल इंसुलिन बनाता है। उसी तरह से मे बी मेरे सेल के सेल में कोई और सेगमेंट एक्टिवेट होता है, लेट्स से सेगमेंट बी। तो जब ये एक्टिवेट होता है तब वो प्रोटीन बनाता है और मेरे स्किन के सेल मेलेनिन बनाते हैं, राइट। यानी कि डीएनए के अलग अलग सेगमेंट अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट होकर प्रोटीन बनाते हैं अलग अलग तरीके का। ये बात क्लियर है? है ना। तो प्रोटीन ना सीधा नहीं बनाते डीएनए। डीएनए एक्टिवेट होता है, पहले एमआरएनए बनाता है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और वो प्रोटीन में चेंज होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनाएगा, जो बाद में प्रोटीन बनाएगा, उस छोटे से सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। जैसे ये मैंने बनाया ना सेगमेंट ए, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। समझ आया? तो बी को मैं क्या बुला सकती हूँ? ट्रांसक्रिप्शन ही है, सेम ही तो है। एक यूनिट है जो एमआरएनए बनाएगी और फिर प्रोटीन बनाएगी। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक और यूनिट बना दूं सी, तो मैं इसे क्या बुलाऊं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्योंकि अलग प्रोटीन बना रही है। ये बात समझ आई? तो क्यों हमारे सेल जिनके पास सेम डीएनए है पर बॉडी के अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्टिवेट होती है, एमआरएनए बनाती है और उससे अलग अलग प्रोटीन बनता है। ये बात समझ आई? तो ये बात लिख लो, पहली लाइन और ये सेगमेंट लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, ये नीचे वाला लिख रहे हैं तो फिर भूल जाओगे। लास्ट के 15 मिनट मुझे रिमाइंड करा देना, रिवीजन करानी है, ठीक है? बाई चांस भूल गई तो। समझ में आया अभी क्या हुआ? धीरे धीरे और समझ आएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ना एकदम से ना हिट नहीं करती, क्योंकि आपने ना तो कभी डीएनए देखा ना आपने उसके साथ काम किया। देखो इतना सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो एक बार दिमाग तो घूमेगा ही, लेकिन ना पढ़ना मत छोड़ना, इसे पढ़ते रहना। ये बहुत स्कोरिंग है और इसे क्वेश्चन बहुत प्रिडिक्टेबल है, ज्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं आते, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाए तो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनती जाएगी। बस पढ़ते रहना, इसे बार बार रिवाइज करते रहना। जितनी बार संडे टेस्ट में चैप्टर आएगा ना, उतनी बार इसको रिवाइज करके जाना, देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आज से 2 महीने बाद पढ़ोगे ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होगी अगर आप इसको पढ़ते रहते हो। तो नहीं पढ़ोगे तो फिर खराब हो जाएगा, ठीक है? तो खराब मत करना ये चैप्टर, ओके? डन। ठीक है। चलो मैं इस वाले पॉइंट को ना यहाँ से मिटा रही हूँ, तभी मैंने लिखवाया था ये, ठीक है? तो सेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच विल फॉर्म आरएनए दैट विल बी नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट हैज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ द रीजन विद स्पेसिफिक फंक्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिखती कैसे है? मैं तो तुमको बस ऐसे लाइन दिखा दी ना, मैं इसको दिखाती हूँ तुम्हें दिखती कैसे है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद 3 चीजें होती है। एक होता है प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन वो जहां से प्रोसेस स्टार्ट होना है। एक होता है टर्मिनेशन रीजन, वहां जहां प्रोसेस स्टॉप होना है। देखो एमआरएनए का स्ट्रैंड बनना है, मान लो इतना लंबा बनता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एमआरएनए बनना, यहाँ आके खत्म हो गया,
तो रोकना भी तो जरूरी है ना प्रोसेस को। जैसे गाड़ी चल रही है, घर से निकली स्कूल तक पहुंची, अगर तुमने नहीं रोकी तो वो तो आगे निकल जाएगी। तो हर प्रोसेस को रोकना जरूरी है। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर रीजन होता है जहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है जहां से प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और उसके बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? जीन इज जस्ट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां से एमआरएनए बनना है। तो स्ट्रक्चरल जीन वो वाले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, जैसे AATTGC, TTAACG। तो जब इसको रीड करके, ये डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स है ना, जब इसको रीड करके क्या बनता है? एमआरएनए का छोटा सा स्ट्रैंड बनता है। फाइनली ये एमआरएनए का स्ट्रैंड आगे जाके प्रोटीन बनाता है। एक्चुअली ना ये एक तरह से लेटर होता है। आपने कभी लेटर लिखा है? तो लेटर के अंदर भी अल्फाबेट होता है ना, तो यहाँ पर भी ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, अल्फाबेट ही है, तो ये अल्फाबेट है इसकी। तो ये अल्फाबेट रीड करके इन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आएंगे, लगेंगे, और ये बना देंगे हमारी क्या? प्रोटीन। ठीक है, राइट। तो स्ट्रक्चरल जीन वो सीक्वेंस होती है, ये वो सीक्वेंस है जिसके बेसिस पे एमआरएनए बनेगा और आगे अमीनो एसिड लगेंगे। क्लियर? इसको ना देख लेते हैं, देख के ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसे छोड़ो, चल मैं यहाँ बना देती हूँ। ओके, तो कुछ नहीं किया यहाँ पे, उन्होंने सिंपली क्या किया, ये दो डीएनए के फ्रेगमेंट है, इन दोनों को उठा के यहाँ माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। मतलब माइक्रोस्कोप में तो नहीं दिखते हैं, हमने इसे ऐसे रख दिया, ठीक है। तो दोनों चेन बन गई इस तरीके से। अच्छा ये रबी था, मुझे लगा प्रिंटेड है। तो लो, ऐसे दोनों चेन को बना दिया मैंने हॉरिजॉन्टली खोल के, ताकि हमें समझ में आए। राइट। अब पोजीशन कहाँ कहाँ होती है? जहां से प्रोसेस स्टार्ट होना है उस रीजन को हम बनाते हैं प्रोमोटर रीजन। तो लेट्स से यहाँ से यहाँ तक है हमारा प्रोमोटर रीजन। ओके, यो मैम। यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही होगी, जो भी सीक्वेंस है। ये जब भी मैं ऐसे करूंगी ना तो समझ जाना, ATGC ऐसी वाली सीक्वेंस होगी। उसके बाद जिसको रीड करना है, जिसके बेसिस पे एमआरएनए बनेगा, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन। शाबाश। और जहां ये प्रोसेस एंड होगा उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल रीजन टर्मिनल रीजन। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। शाबाश, वेरी गुड। सो दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बना लो, बना लो। क्लियर है ना सबको? चलो आगे चलो। चलो देखो, इसी पिक्चर में ये प्रमोटर सीक्वेंस है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, और ये टर्मिनेटर रीजन है। ठीक है जी। अब आपको क्या लगाना है? अब आपको ये लगाना है 5 प्राइम एंड का है और 3 प्राइम एंड का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ही तरीके से याद रखना कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे थे तो हम हमेशा ऐसे नहीं करते थे कि ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम बोलते थे कि ऊपर वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 टू 3। हम डीएनए में ना यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो दोनों स्ट्रैंड में ऊपर वाले को लिख दो 3 टू 5 और नीचे वाले को 5 टू 3। ओके, यो मैम। अब दो स्ट्रैंड है डीएनए के, एक को देख के एमआरएनए बनेगा ना, दूसरे को देख के तो नहीं बनता। तो अब कौन से स्ट्रैंड को वो सिलेक्ट करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हाँ, वो उस स्ट्रैंड को सिलेक्ट करेगा जो पेरेंट स्ट्रैंड, क्योंकि ये पेरेंट स्ट्रैंड हुआ ना, कह सकती हूँ ना पेरेंट स्ट्रैंड। यो मैम। ये भी पेरेंट स्ट्रैंड है, और मेरा नीचे वाला भी कौन सा स्ट्रैंड है? पेरेंट पेरेंट स्टैंड स्ट्रैंड। हाँ, तो कौन सा पेरेंट स्ट्रैंड सिलेक्ट करेगा? मुझे 1 मिनट देना। यस, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ऐसे स्ट्रैंड को हम क्या बुलाते हैं? ऐसे स्ट्रैंड को हम नाम देंगे, हम उसे बोलेंगे कि ये है हमारा टेम्पलेट। स्ट्रैंड। ठीक है। अब कुछ नाम है जो आपको गड़बड़ी करवाएंगे, गिव मी 1 मिनट, ठीक है। ये इतना लिखना जरा।
हाँ जी, आजकल हवा बिल्कुल नहीं चलती, गर्म हो जाता है सब कुछ। चलो जी, लिख लिया। डन मैम। हाँ। अब आएगा कौन से वाला पॉलीमरेज था, क्या नाम था पॉलीमरेज का? DNA डिपेंडेंट डीएनए RNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज। पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। डीएनए पे डिपेंड होने वाला RNA पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, विल सिंथेसाइज न्यू mRNA। mRNA स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, न्यू mRNA स्ट्रैंड। अब हम सिर्फ mRNA की बात करें और किसी आरएनए की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो न्यू mRNA स्ट्रैंड ये सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। सो ये न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा? तो सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी और रीडिंग किस डायरेक्शन में होगी? ये फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया है ना। तो ये रीड किस डायरेक्शन में करता है और सिंथेसाइज, तो ये सिंथेसाइज करता है न्यू स्ट्रैंड को। रेज योर हैंड एंड बताओ, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, कौन सी डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा? रेज योर हैंड। वैशाल, 3 to 5। बेटा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है ना, तो न्यू स्ट्रैंड की पोलैरिटी पूछ रहा है वो। 5 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइमेंट। है ना। तो विशाल जो वो रीड करेगा पेरेंट स्टैंड को, पेरेंट स्टैंड को जो रीड करेगा ना वो 3 to 5 है, ठीक है। यो मैम। अब गलत तो नहीं करोगे ना? नो मैम। ध्यान से करना, ये गलत हो जाता है बार बार, याद रखना इसे, ठीक है। ये लिख लो, ये नीट के 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे आराम से, 3 क्वेश्चन बनते हैं, नाम पे भी क्वेश्चन आते हैं। मैम ऑलवेज जो न्यू स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में स्टार्ट होगा। यस, ऑलवेज। ये यो मैम। देख लिया? यो मैम। चलो अंगूठा लगा दो। अब मैं तुमको इसकी डिफिकल्ट वोकैबुलरी बता रही हूँ। देखो, जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ पेरेंट स्ट्रैंड, उस पेरेंट स्ट्रैंड को बुलाते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है तो मैं ऐसे कहूंगी सेंस है, सेंसिबल बात है कि यार अगर डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से स्टार्टिंग कर रहा है, अगर ये खुद पहला 5 प्राइम बनाएगा दैट मींस डेफिनेटली 3 प्राइम की तरफ ही लगेगा ना, ऑपोजिट पोलैरिटी है, तो इट मेक सेंस, है ना। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम सेंस स्ट्रैंड भी बुलाते हैं, ठीक है, इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी बुलाते हैं। अब गड़बड़ी कहाँ होती है, इसी को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं। अब टेक्निकली ये कोडिंग स्ट्रैंड है पर इसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं, तो यहाँ गलत हो जाएगी। हम इसे कैसे याद करेंगे कि देखो टेम्पलेट भी इसी को मिल गया नाम 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को, इसी को हम सेंसेबल भी कह रहे हैं, तो दूसरे वाला स्ट्रैंड बुरा मान जाएगा। तो दूसरे वाले स्ट्रैंड को बुरा ना लगे इसलिए हम उसको कहते हैं कि चल ठीक है हम तेरे को कोडिंग स्ट्रैंड बुला लेंगे। क्लियर? यो मैम। ठीक है, तो उसका दिल रखने के लिए हमने बोल दिया, तो इसे लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। इट विल फॉर्म, मैं 2-3 चीजें आपको थ्योरेटिकल बताने वाली हूँ तो ध्यान से सुनना है, अगले वाले पार्ट में बहुत ध्यान से सुनना है, फिर रिवाइज करेंगे, राइट। यो मैम। अभी इसका क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसका क्वेश्चन हम ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ही कर पाएंगे, अभी नहीं होगा, तो मंडे को ही होगा। अब तो कल तो हम वही संडे टेस्ट और जेनेटिक्स का चैप्टर रिवाइज करेंगे पूरा, ठीक है। यो मैम। ओके, लिख लिया? डन। मैम। चलो, तो आपकी नॉलेज के लिए हिंदी में लिखा है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मोस्टली तो हिंदी में पढ़ते हैं ना चीजें, मतलब इंग्लिश में रीड करते हैं लेकिन हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं अपने माइंड में, तो इंग्लिश के में लिख दिया है कि टेम्पलेट वो स्ट्रैंड है डीएनए का जिसको देख के आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। जो आरएनए बनाएगा उसकी सीक्वेंस सेम ही होगी कोडिंग स्ट्रैंड जैसे। अच्छा, अब ये बात मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगा। देखो, तुम्हें आंसर देना है इसका, तो ध्यान से सुनना। केस है हमारे पास, 3 केसेस बता रही हूँ, ठीक है। तो केस है हमारे पास 1, ओके। केस 1 कह रहा है, ध्यान से सुनना और रेज हैंड करके आंसर देना प्लीज, तंग मत करना मुझे। 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हमेशा ऊपर इसी को बनाएंगे, उल्टा भी हो सकता है पर हम बनाएंगे ये, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है
उसको देख के न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। यो यो मैम। 3 प्राइम 3 प्राइम, चुप चुप सारे चुप रहना, ध्यान से सुनना। इसको देख के न्यू mRNA का स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगी mRNA। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ और इसे ध्यान से देखना। अगर ये एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, तो यहाँ होगा थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो रेज योर हैंड एंड टेल मी, रेज योर हैंड, जो न्यू स्ट्रैंड बना है सपना, और नहीं सपना नहीं, किसने ज्वाइन किया, जो न्यू स्ट्रैंड बना है रंजू, उसमें क्या लिखूं एडेनिन के ऑपोजिट? रंजू बताएगी जरा, एडेनिन के ऑपोजिट क्या लिखूं? मैम यूरेसिल, यूरेसिल। थाइमिन के ऑपोजिट? एडिनाइन, साइटोसिन के? ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और ग्वानिन के? साइटोसिन। शाबाश, वेरी गुड, गुड। अब देखो, अगर मैं सिर्फ यूरेसिल को यूरेसिल को कंसीडर न करूं, बाकी तो सारी सीक्वेंस सेम नहीं है यो यो मैम। इसकी। अगर ये मेरा टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट की सीक्वेंस जो है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो देखो, जो नॉन टेम्पलेट है उसकी सीक्वेंस और mRNA की सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम नहीं है, सिर्फ यूरेसिल का फर्क है ना। यो यो मैम। ऑलमोस्ट सेम है, राइट। यो यो मैम। तो क्योंकि अब ये जो स्ट्रैंड बना है mRNA का, ये फ्यूचर में जाके क्या करेगा, ये फ्यूचर में जाके प्रोटीन बनाएगा। ये बात सही है? यो यो मैम। तो अगर ये फ्यूचर में जाके प्रोटीन बनाएगा ना, तो प्रोटीन फॉर्म की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं कोड, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन जब हम कहते हैं ना कोई कर रहा है, तो हम कहते हैं वो कोड कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि जो mRNA का स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड जैसी नहीं है यो यो मैम। ना, ये कोड कर रहा है ना। तो जो अगर ये कोड कर रहा है, तो मैं इसको कह दूं कि यार ये कोडिंग स्ट्रैंड ही है, कह सकती हूँ। और mRNA की सीक्वेंस बहुत मिलती है नॉन टेम्पलेट से, मिलती है ना। यो यो मैम। तो क्योंकि mRNA की सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट से इसलिए इतनी मिलती है, इसलिए हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं। समझ आई बात? यो यो। जबकि वो कुछ कोड नहीं करता, पर उसकी सीक्वेंस बहुत मिलती है कोड करने वाली सीक्वेंस से, इसलिए हम उसे कोडिंग बुलाते हैं। क्लियर? यो यो मैम। तो ये था पहला केस। तो आप हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड बुलाओगे जो ऑपोजिट वाला है पेरेंट स्ट्रैंड, mRNA को मत बोलना, ठीक है। यो यो मैम। तो ये था हमारा केस 1। केस 2 पे चले। यो यो मैम। चलो अब केस 2 की बात करते हैं। कि हमने बोला ना कि डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड है जो mRNA बनाता है, ऐसा बोला था। कोई जो मुझे बता सकता है ऐसा क्यों? मैम रिपीट करना। डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड है जो mRNA बनाएगा, एक ही स्ट्रैंड है ना टेम्पलेट जो mRNA बनाएगा, ऐसा क्यों? दोनों क्यों नहीं बनाते? रेप्लिकेशन में तो दोनों बनाते थे ना। बोल। मैम क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड इसलिए। हाँ, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इसलिए। तो अगर दोनों बन जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? मैम प्रोटीन बनाते मैम हैं। दोनों बन जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। यस, किसने बोला ये? मैम प्रिया। प्रिया, वेरी गुड प्रिया। देखो कॉम्प्लीमेंट्री तो है। अगर मैं बोल दूं यार ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, सोचने वाली बात है, कुछ सोच के करो, तुम्हें ऐसे समझ आ जाएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद भी समझ आ जाएगा। देखो अगर ऐसा केस है, ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चिपके रहते हैं ना एक दूसरे से, कोई बात नहीं, तुम इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बना दो, इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री तो बना रहे हो नए वाले स्ट्रैंड को भी यार। तो अगर रेड वाले जो स्ट्रैंड थे जिसको हम बोल रहे थे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, तो टेक्निकली ये दोनों भी तो एक दूसरे का चिपक जाएंगे ना, इनकी सीक्वेंस सेम नहीं हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो जाएगी। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे था थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ऐसी था ना, यो यो ATGC, मैम। है ना, EAGC, इसलिए तो ये साथ में चिपके हुए थे। चलो अभी अलग हो गया, इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। यू, सॉरी मैं बनाती हूँ, UACG और यहाँ पे आ जाएगा AUGC। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो है,
है ना। यो तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री तो गले लग जाएंगे, गले लग सकते हैं ना, नहीं तो हो सकता है पेरेंट स्ट्रैंड के गले लग जाए। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री mRNA मैंने बना दी, ये mRNA है ना, मैंने बना दिए, तो इनकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये क्या कर जाएंगे, कॉइल कर जाएंगे, हेलिकली चिपक जाएंगे। अगर हेलिकली कॉइल कर जाएंगे तो आगे प्रोटीन नहीं बना पाएंगे ना, यो मैम। नो प्रोटीन फॉर्मेशन इन फ्यूचर। इसलिए नेचर ने क्या किया कि सिर्फ एक स्ट्रैंड को वो सिंथेसाइज करता है, इसलिए पेरेंट स्ट्रैंड के सिर्फ एक स्ट्रैंड से mRNA बनता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ mRNA नहीं बनती। ये बात समझ आई? यो मैम। Yes? यो मैम। चले आगे। यो मैम। कोई बच्चा जिसने नहीं लिखा लिख लो। दो ही केसेस है, अभी तीसरा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ था मेरे दिमाग में भूल गई, अभी 2 ही करते हैं, याद आता है तो बता दो। डन है तो मेरे को थम्स अप लगा दो। ओके चलो देखो अब यही बात यहाँ लिखी है, टेम्पलेट वो स्ट्रैंड है जो डीएनए को देखकर आरएनए की सिंथेसिस करेगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है? सेंस स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड। शाबाश, भूलना मत, ठीक है, जितने अच्छे से भी कर लिया तुमने। तो जो आरएनए बनेगा उसकी सीक्वेंस सेम ही होगी ना, कोडिंग स्ट्रैंड जैसी, जो आरएनए पढ़ रहा है उसकी कोडिंग स्ट्रैंड जैसी सीक्वेंस सेम थी, बट कोडिंग स्ट्रैंड को देख के भी कभी नहीं बनता आरएनए। तो ये यही बता रहे हैं जो मैंने तुम्हें पीछे बताया कि ये जो सीक्वेंस आएगी यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड की, वो इसकी सीक्वेंस जैसी ही होगी, इसलिए सिर्फ एक स्ट्रैंड की ही सिंथेसिस होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही एक स्ट्रैंड बनता है, दोनों स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड से नए एमआरएनए नहीं बनते। सब नेम्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब देखो कोडिंग स्ट्रैंड ने कुछ भी नहीं किया ना टेक्निकली, राइट, कोडिंग स्ट्रैंड ने कुछ नहीं किया ना। यो मैम। तो कोडिंग स्ट्रैंड को हमने क्या यूज किया, हम लोगों ने कोडिंग स्ट्रैंड को हमने नेमिंग के लिए यूज किया, मींस कि ये जो कोडिंग, हाँ प्रिया बोलो। मैम रिपीट कर दोगे? हाँ ये देख, ये तेरा टेम्पलेट है, इसको टेम्पलेट बोला कर इजी रहेगा, ये टेम्पलेट है, और दूसरा वाला कोडिंग है ना बेटा। कोडिंग स्ट्रैंड ने तो कुछ नहीं किया ना अभी तक, राइट। तो कोडिंग स्ट्रैंड अकेला ना रह जाए, इसलिए हमने क्या किया, जितनी भी अब तुम नेमिंग पढ़ोगे ना वो कोडिंग सेंस के स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे, ठीक है। अब मैं जो भी नाम बताने वाली हूँ ना वो कोडिंग स्ट्रैंड को ध्यान में रखकर रखे गए, और कोडिंग सेंस स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, पोलैरिटी ये है। तो अब जब नेमिंग करने वाले हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वो सब कुछ कोडिंग स्ट्रैंड को ध्यान में रख के करी गई है। ओके ये लाइन यहाँ पे लिखी है, क्लियर। यो मैम। अब पढ़ते हैं हम इसे आगे। तो अपस्ट्रीम का मतलब है ऊपर और डाउनस्ट्रीम का मतलब है नीचे, ठीक है, क्लियर। यो मैम। अच्छा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखो अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, तो ये वाला मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है जिसका दूसरा नाम क्या है, नॉन टेम्पलेट। हाँ बेटा, तो अगर इस स्ट्रैंड को मैं 20 में से काट दूं ना इक्वली, तो मैं कहूंगी 5 प्राइम एंड की तरफ जोन सा भी रीजन है, जैसे 5 प्राइम एंड की तरफ मैं बोल दूं यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पे थाइमिन है, तो मैं कहूंगी एडेनिन थाइमिन कहाँ है, मैं बोलूंगी 5 प्राइम एंड की तरफ है, तो मैं बोलूंगी एडेनिन और थाइमिन अपस्ट्रीम है। ये बात समझ आई? सो एनीथिंग देखो ऊपर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी लगा होगा तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो याद रखना हमें सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड को देखना है। तो कोडिंग स्ट्रैंड में को देखते हुए मुझे बताना है किसी भी चीज की पोजीशन, तो मैं कहूंगी जो भी चीज 5 प्राइम एंड की तरफ है वो अपस्ट्रीम है, और जो भी चीज 3 प्राइम एंड की तरफ है वो डाउनस्ट्रीम है। ये बात समझ आई? यो मैम। यो मैम। तो इसे लिख लो, कीप 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन माइंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, लिखो इसे। अगला पॉइंट तुम मुझे बताओगे, अभी तक मैंने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं किया, मैं उससे आने वाले बाकी क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, ठीक है। प्रोसेस तो बहुत छोटू सा है, पर ये सारे टर्म पे क्वेश्चन आता है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके यो मैम। हाँ बेटा, कोई डाउट? स्नेहा कोई डाउट नहीं तो हाथ नीचे कर ले, ऐसे ना कंफ्यूजन रहती है। स्नेहा हाथ ऊपर भूल गई, चलो।
मैम हम्म स्क्रीन ही शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम हो रही है। वो उसको होता मैम है वो कभी बंद होगी होना। कभी कभार हो जाता है। कोई ना, मैं दोबारा कर देती हूँ। अगर मैं दोबारा करती हूँ ना तो जिनको सिग्नल प्रॉब्लम है उनको भी दिखने लग जाती है फिर। दिख रही है? नो मैम। यस मैम। ये मैम। अब चैट बॉक्स में लिखने आना है, ठीक है? बी रेडी, ध्यान से करना। ओके, यो मैम। ध्यान से करना, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताओ मुझे, अपस्ट्रीम में कौन कौन से पॉइंट है? चैट में लिखना है। अपस्ट्रीम में कौन कौन से पॉइंट है एबीसीडी में से, और डाउनस्ट्रीम कौन कौन से पॉइंट लिखोगे तुम? और हिंट है कि ये टेम्पलेट है। चलो, ये क्या है? एबीसीडी क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट इज एबीसीडी? क्या एबीसीडी? क्या एबीसीडी? क्या एबीसीडी? तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने। क्या पूछा मैंने? अपस्ट्रीम में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। डाउनस्ट्रीम में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? ए बी सी डी, क्या आएगा लिखो वहां पे। अपस्ट्रीम क्या, डाउनस्ट्रीम क्या? कुछ भी लिखते हो, एक दूसरे का देख के लिखते हो ना, तभी एक जैसे गलत आंसर आते हैं। हम्म एक साथ लिख के भेजोगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा ना? किसी का सही आंसर नहीं आया? ओके, बहुत बढ़िया। बेटा अगर मैं इसको हाइपोथेटिकली काट देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम नाम कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे टेम्पलेट में क्या लिखा है। मुझे सिर्फ किसको याद रखे करना है? मुझे सिर्फ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को याद रखे करना है, ठीक है? सब चुप रहना। तुम में से किसी को नहीं आता, सब चुप रहो। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को ध्यान में रख के मैंने अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम नाम देना है। तो 5 प्राइम एंड की तरफ कुछ भी होगा वो अपस्ट्रीम है, डजंट मैटर ऊपर है या नीचे है। और 3 प्राइम एंड की तरफ जो भी होगा वो डाउनस्ट्रीम है। तो अगर मैं ऐसे देखूंगी, मैंने कहा था ना और किसी से मतलब नहीं है, तो अपस्ट्रीम होगा मेरे पास बी पॉइंट बी और ए पॉइंट बी, और डाउनस्ट्रीम होगा मेरे पास सी पॉइंट बी और डी पॉइंट बी। मैंने कहा ना कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करने हैं, आपको सिर्फ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड देखना है। और उसके 5 प्राइम एंड की तरफ जो है वो सबका सब अपस्ट्रीम है, और जो उसके 3 प्राइम एंड की तरफ है वो सबका सब डाउनस्ट्रीम है। ये बात समझ आई? ये मैम। लिख लो इसे एज एन एग्जाम्पल, इसे बनाओ फटाफट, लिख लो इसे। तुम में से किसी को नहीं पता अभी तक। लिखो लिखो, आई होप अब गलत नहीं होगा। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है बट बात तो वही कर रहे हैं ना। बना लिया तो थम्स अप कर दो, फिर हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है? गुड। चलो, किसी को अभी तक कोई डाउट? नो मैम। तो मैं तुम्हें ना नोट्स भेज दूंगी, सीक्वेंस में प्रोसेस लिखा है 1 2 3 4, ठीक है? तुम चाहो तो प्रोसेस लिख के आ जाना, जहाँ पे डायग्राम जैसा है ना उसको वैसे ही बना के छोड़ आना। डायग्राम फिल मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगी, ठीक है? तो तुम छुट्टी में अपने डायग्राम्स कंप्लीट कराना, फिर क्लास में तुम्हें करा ही दूंगी। चलो, यो मैम। लेट्स कम टू एनसीईआरटी, ये मैम। ठीक है? एनसीईआरटी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देख बेटा, यो मैम। ये जो डायग्राम है ना, कौन सा कलर सिलेक्ट करूं बताओ? ब्लू। पिंक। पिंक आ गया भाई, पहले पिंक आ गया, पिंक आ गया, अब तो क्लियर हो गया आपको भाई। अब किसी की नहीं चलेगी, पिंक आ गया। हाँ, अब तो पिंक आ गया, अब किसी नहीं चलेगी। बेटे जो डायग्राम है ना,
इससे नीट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन हर साल आपको ना कोई क्वेश्चन इससे मिल जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी एनसीईआरटी खोलो और उसमें इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, ये पूरा डायग्राम। पूछते पता क्या है वो तुमसे, तुमसे ये पूछते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। इंटरेस्ट में पेपर में याद नहीं आता, सच में याद नहीं आता, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से, कि डोमिनेंट ट्रेट की बात करूंगी तो सीड की शेप राउंड डोमिनेंट था, येलो डोमिनेंट था, ये तो आप क्रॉस में बनाते आपको याद रहेगा। फ्लावर का कलर वायलेट, आप ये ना बनाते नहीं हो एक्चुअली क्रॉस में, इसलिए याद नहीं रहता, तो इसको डब्बा बना लो, यार ये वायलेट है। पॉड की जो शेप होती है, जो फुल लेंथ का पॉड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं जो फुल है, वो डोमिनेंट है, इसका भी हम क्रॉस नहीं बनाते ना, इसलिए भूलता है। पॉड का कलर ग्रीन, देखो हाँ बोलो। जो डोमिनेंट होती है वो जो खुद को मतलब आप दिखाते हैं, मतलब अपीयर करते वही होते हैं ना। हाँ, डोमिनेंट फीचर वो तो होता है, वायलेट कलर जो है ना वो तो कम ही दिखता है, मतलब मैक्सिमम वाइट नहीं होता है। नहीं बेटा, आपने अपनी आसपास वेजिटेशन देखी है ना, दुनिया में तो बहुत सारी है। और ये तो सिर्फ पी प्लांट की बात कर रही है ना, पी प्लांट में अलग अलग होते हैं, ये सिर्फ पी प्लांट की बात कर रहा है। बाकी फ्लावर में डोमिनेंट हो सकता है कोई और कलर हो सकता है व्हाइट हो, है ना। अब देखो, देख बेटा, डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब है कि जब वो अकेला भी प्रेजेंट है या वो पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। चाहे वो हेट्रोजाइगस है, और ये तो आगे लिखा नहीं जा रहा, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट अपना फीचर एक्सप्रेस जरूर करेगा, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेना कोई डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, तो ये ऐसे ही बोलना है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर जाए वो डोमिनेंट है, ओके। चलो इधर आओ, तो यहाँ पर जिसको डब्बा बना रही हूँ वो अच्छे से, पॉट का कलर और फ्लावर का कलर में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। फ्लावर का कलर वो फूल है, पॉट का कलर जो मटर खाते हैं उसका भी अलग अलग कलर होता है ना, हमारे घर में जनरली ग्रीन आता है ना, ग्रीन कलर के मटर आते हैं, तो ये डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट याद रह जाएगा, ठीक है। अब फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, साइड्स में टर्मिनल होता है टॉप पे, तो एक्सियल है डोमिनेंट यहाँ पे, ये भूल जाता है, ठीक है। एक्सियल डोमिनेंट है, बाकी टॉल तो डोमिनेंट है, ये सबको पता है। तो ये ना बहुत क्वेश्चन आता है, ये गड़बड़ करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेंगे, ओके। चलो बहुत बढ़िया, नीचे चलते हैं। तो मेंडल ने क्रॉसेस किए, और देखो वो जो पीछे लिखा है ना, वो यहाँ पर भी दे रखा है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में पूछ रहा है फ्लावर का कलर कौन कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग है, वायलेट एंड व्हाइट आप पढ़ते हो, इसका क्रॉस भी पढ़ते हो। पॉट की शेप और पॉट का कलर, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है फ्लावर और पॉट के कलर में, तो गलत मत करना, ठीक है। और सीड का कलर भी दे रखा है, ओके। तो जो पहले लिखा है दैट इज डोमिनेंट और ये पीछे वाला रिसेसिव है, ये गलत मत करके आना, ध्यान से पढ़ना इन्हें, ऑलराइट। अब जो मेंडल ने सबसे पहला क्रॉस दिया था वो दिया था हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है, सिंगल सिंगल रेट को बढ़े हम, है ना। तो देखो, सिंगल रेट को जब भी बढ़ते हैं हम पहले डोमिनेंट को लेते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब दोनों सिंबल एक जैसे, तो स्मॉल टी भी होमोजाइगस है रिसेसिव के लिए ना, ये रिसेसिव रेट है, छोटे में लिखते हैं। इनको क्रॉस करके जो पहली जनरेशन आएगी उसको हम बोलेंगे F1। तो क्वेश्चन में ना हमेशा देखना वो आपसे पूछ क्या रहा है, F1 जनरेशन है F2, ठीक है। F2 में आपको हमेशा मदर और फादर का पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है, और आपको हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता दिखेगा। तो अगर T स्टैंड फॉर टॉल, तो बताओ F1 जनरेशन कैसी दिखेगी आपको, ठीक है। तो F1 जनरेशन के क्वेश्चंस इजी होते हैं क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखता है। अगर मान लो मैं यही क्रॉस डाई हाइब्रिड बनाती हूँ और मैं यहाँ लिख देती, ऐसे लिख देती मैं राउंड एंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो F1 जनरेशन होती कुछ ऐसी। अब मुझे बताओ F1 जनरेशन कैसी होती, क्या फीचर है, राउंड और राउंड येलो, राउंड एंड येलो। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, F1 पूछ रहा है या F2, क्लियर, बहुत ध्यान से पूछने से, राइट। तो F1 जनरेशन होगी, अब मैं इस वाले पॉइंट को मिटा देती हूँ, ये तो मैं नॉलेज के लिए बता दिया है। अब अगर मैं बोलूँ इसकी F2 जनरेशन मुझे निकालनी है, तो F2 जनरेशन के लिए हम सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है सेम चीज को सेम चीज के साथ क्रॉस कर दो। तो इसको क्रॉस करके अगर हमें फैमिली निकालनी है तो वो डब्बा जो बनाते हैं उस डब्बे को हम क्या बुलाते हैं, फिनोट क्रॉस, राइट। हाँ, तो एक तरफ मदर के लिख दो और एक तरफ फादर के लिख दो, ये भरना आता है ना आप लोगों को,
तो कितने परसेंट बच्चे टॉल है, परसेंट में बताना। 175 75 and 20 is 35. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। रिया, एक डब्बा कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? 25%. हाँ, तो 75% बच्चे टॉल है, यानी कि ये सारे, और एक हमारा 25% बच्चा कैसे है? ठीक है जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया। यो मैम. तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, रेज योर हैंड, क्या मतलब होता है फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो का? मुझे बताएगी नीता। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का क्या फर्क है बेटा? नीता। अच्छा, अंजू तुम बताओगी? अंजू बोला है मैंने, अंजू बोलो। मुझे बोला था पहले आपने. तो फिर क्यों तो फिर पीडीपी ने चली गई थी बीच में? रुको अंजू, पता नहीं था। पर वैसे प्लांट्स जिसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों ही होते हैं वो फिनोटिपिक होता है. और हम जिस नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैम नहीं 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 नहीं, क्या बोला ना? नहीं, फिर नीता आवाज आ रही है? यो मैम आ रही है। फिनोटिपिक का मतलब होता है, वो तुमसे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट देखने में कैसा है। मॉर्फोलॉजी. देखने में कैसा है, मैंने बोला ना बीच में नहीं बोलना तो चुप। मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब कि वो टॉल है, वो डॉर्फ है, वो रेड कलर का है, वो ग्रीन कलर का है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, वो बड़ा है, राइट? तो देखने में कैसा होता है कोई, उसे कहते हैं फिनोटिपिक। जीनोटिपिक का मतलब होता है उसके अंदर जीन कैसे है। तो जब भी तुम सिंबल लिखते हो ना, जब भी कोई पूछे ना जीनोटिपिक रेशियो, वो तुमसे सिंबल पूछ रहा है कि कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या किसी का भी सिंबल पूछ सकते हैं। तो जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे मेरा कलर थोड़ा ब्राउन है, तो वो अगर वो मेरे से पूछे मेरा फिनोटाइप टाइप क्या है, तो तुम बोलोगे ब्राउन कलर। अगर वो ये पूछे कि मेरा जीनोटाइप क्या है, तो वो पूछ रहा है ब्राउन कलर को कोड करने वाला जीन कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर जब भी लिखते हो ना तुम जीनोटाइप लिखते हो। ये बात समझ आई नीता? यस मैम. तो जीनोटाइप का मतलब है जीन कैसा है, राइट? जेनेटिक मेकअप. हाँ, राइट। तो अब फिनोटिपिक रेशियो, देखो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस का रेशियो याद करके जाना। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 ही आता है, और जीनोटिपिक 1:2:1 आता है। ये कौन सा क्रॉस है? दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये रेशियो ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए, सीधे रेशियो आते हैं, समझ आई बात? क्वेश्चन आते हैं इससे। यो मैम सभी क्रॉस में ऐसे ही होगा? नहीं, हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा होगा, अनटिल और अनलेस वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस कोई केस दिखा रहा है। अगर नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब एक क्रॉस आता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शिल्पी, क्या मतलब होता है? मैम जो मतलब एड्रेस तो सेम से क्रॉस लगाते हैं। ओके, बैक क्रॉसिंग, ठीक है। माइक बंद करना बेटा। अंजू तुम बताओगी, थोड़ा मदद करोगी? कर, अच्छा, प्रिया तुम मदद करोगी? मैम जो पेरेंट्स के साथ करवाते हैं क्रॉस. हाँ, लेकिन कौन से पेरेंट, रिसेसिव या डोमिनेंट? मैम डोमिनेंट. अच्छा, देखो सारे हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, ध्यान से सुनो। टेस्ट क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है नीट में, इससे तुम्हारे स्कूल में भी क्वेश्चन आएगा और वाइवा में भी पूछेंगे तुमसे टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं करना है, वहां पे डब्बा बना लो इसके आगे, राइट? अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? एक नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, पहले तो मोनोहाइब्रिड का पार्ट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें क्या हुआ, ये एक पेरेंट है, ये है डोमिनेंट पेरेंट, कैपिटल डब्ल्यू है, और ये रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, ये मेरा रिसेसिव है, वो डोमिनेंट है, इनको क्रॉस कराया, ये मेरी F1 जनरेशन आ गई।
जब तुम्हें ये नहीं पता होता कि F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है। कैसे? जब मैंने पेरेंट को देखा था तो उसमें एक कौन से कलर का दिखा रहे हैं, वायलेट, ठीक है। जब मैंने पेरेंट को देखा था तब मैंने ये देखा था कि पेरेंट में व्हाइट है, ठीक है। पेरेंट में वायलेट कलर के फ्लावर थे, पेरेंट में वायलेट कलर के फ्लावर थे और कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर वाले भी थे। तो व्हाइट को मैं थोड़ा ग्रे बना रही हूँ, ठीक है, ताकि दिख जाए। अब जिनका क्रॉस कराया तो हमारे पास जो बच्चे आए ना, वो बच्चा हमारे पास वायलेट कलर का आ गया। तो कलर अलग हो गया, सॉरी, वायलेट कलर का ही आ गया। अब ये तो मेरा फिनोटाइप बताया ना, देखने में वायलेट कलर है। मैं जानना चाहती हूँ इसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, ये देखने में वायलेट है, लेकिन ये दो तरीके से वायलेट हो सकता है ना। हो सकता है इसके पास दोनों कैपिटल W हो, या फिर हो सकता है इसके पास एक कैपिटल W एक स्मॉल w हो। W जो है बड़े वाला वो रिप्रेजेंट करता है वायलेट, तो कुछ भी हो सकता है ना। दोनों में से कोई भी जीनोटाइप हो सकता है, ये बात समझ आई। ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। तो जब तुम्हें ये जानना हो ना F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है, तब आप टेस्ट क्रॉस करते हो। तो पहला नीट का क्वेश्चन ही है, लिखो वहां पे, when to detect what is, 5 मिनट और लूंगी, ठीक है, what is genotype of F1 जनरेशन। जब भी उसका जीनोटाइप जानना और तुम्हें नहीं पता तब हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। ये अब हम कैसे पता करते हैं, हम F1 जनरेशन को फ्यूज करवा देते हैं रिसेसिव पेरेंट से। अब रिसेसिव पेरेंट हमें कैसे पता चला, वो दूसरे क्रॉसेस से पता चला, तो हमें वहां नहीं जाना। यहाँ याद रखना कि टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, F1 को फ्यूज कराना है रिसेसिव पेरेंट से, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव होगा वो, तो रिसेसिव होमोजाइगस ही होते हैं, मतलब कि दोनों सिंबल एक जैसे, छोटा w छोटा w, क्लियर। यो मैम। W की जगह और कोई भी सिंबल हो सकता है, टेस्ट क्रॉस हो सकता है ना, मैं हाइट के लिए कर रही हूँ। जो भी सिंबल है रिसेसिव पेरेंट से कराना, ये नीट का दूसरा क्वेश्चन है, ओके क्लियर। मैम अब जब मैं रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराऊंगी तो ये लिख लिया ना पॉइंट, जब मैं रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराऊंगी तो मेरे पास कैसे कैसे क्रॉस आ सकते हैं। तो आप 2 डब्बे बनाओ अपनी कॉपी में और इसे सॉल्व करो। अभी सॉल्व करो, फिर जाने दूंगी, सॉल्व करके जाने दूंगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम सेकंड पॉइंट दोबारा समझाओ क्या आप। हाँ, कि मेरे पास बेबी आया ना, जो भी बच्चा आया F1 जनरेशन है ना, जो भी इसके पास सिंबल है, XX मान लेते हैं, जो भी सिंबल है, इसको तो क्रॉस करा दे। 2 पेरेंट है ना हमारे पास, तो जिस पेरेंट के पास रिसेसिव कैरेक्टर है ना उसके साथ क्रॉस करा दे, ठीक है। तो रिसेसिव पेरेंट के साथ मैंने क्रॉस करा दिया। मुझे शक है कि जो बच्चा है उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो कैपिटल W स्मॉल w वाला है, या फिर वो कैपिटल W वाला है। तभी तो उसका कलर कैसा आ रहा है, वायलेट ना, क्योंकि W स्टैंड्स फॉर वायलेट, राइट। तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो मैं 2 डब्बे बना दूंगी। देखो केस 1 क्या होगा, तुमने क्रॉस करा नहीं था क्या सर के साथ? मैम किया था। कौन सा लग तो रानी, 2 डब्बे बना लेते हैं, ठीक है जी, बना लो वहां पे। ये क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है यार नीट के लिए। ये केस 2 है, भरोगे डब्बे तुम ही, मैं नहीं भर रही, कुछ मत करो। रिसेसिव पेरेंट एक तो है ही है, तो छोटा w रख लो, तुमको पता है एक का जीनोटाइप, दूसरे का जीनोटाइप पता करना है। तो ये जो F1 प्रोजेनी है, इसका जीनोटाइप या तो कैपिटल W छोटा w होगा, या फिर इसका जीनोटाइप दोनों कैपिटल W होंगे। अब भरो इसे। हाँ बोलो प्रीति, प्रिया। सर आंसर तो बना ही हुआ, कैपिटल W छोटा w, छोटे वाला बड़ा छोटा, छोटे वाला, और यहाँ पे कैपिटल कैपिटल स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w, कैपिटल स्मॉल w, कैपिटल W, कैपिटल W। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या आ गए, और यहाँ पे क्या आएंगे, मैम 3 डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। कहाँ से 3 डोमिनेंट है, मैम 2 डोमिनेंट है, 2 रिसेसिव। 50% वायलेट और 50%
white 50% white. 10% white. है ना। इस क्रॉस से हमें ये चीज पता चल गई। अब हम ऐसे ही F1 जनरेशन में क्रॉस करा के देखेंगे। अगर हमारे 50-50 का रेशियो आएगा, हम कहेंगे यार ये जीनोटाइप हेटेरोजाइगोस है। और अगर हमारा काम हमेशा F1 में डोमिनेंट आता रहा, वायलेट ही आता रहा, तो हम समझ जाएंगे कि जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट था। समझ आई बात? यो मैम। क्लियर हो गया? क्लियर सबको? यो। तो ये Yo man. टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, खराब मत करके आना, राइट? Yo मैम। man. इससे ज्यादा तो हम कर नहीं पाए, पर चलो कल तुम लोग पढ़ के आना। कल तो यार तुम बाकी का चैप्टर रिवाइज करके आना, कल मैं एक साथ रिवाइज कराऊंगी, ठीक है? यो मैम। डिपेंड करेंगे इसको रिवाइज करने में। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। Yo man. मैम। No.